Hello, dear student. Myself Vishal Thakur. I'm faculty at V Schoolers Academy and आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कार्डियलिटी एंड सिमेट्री। ये एक छोटा सा पोर्शन है स्टीरियो केमिस्ट्री में। ये हमारा होगा लेक्चर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? द स्टीरियो केमिस्ट्री इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल्स। बेसिकली क्या है? एटम की जो स्पेस में अरेंजमेंट है किसी भी कंपाउंड में, उसको स्टडी करने को ही मैं स्टीरियो केमिस्ट्री कहता हूँ। नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी आती है विच इज डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री। डायनामिक का मतलब है रेट से बेसिकली। तो डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से केमिकल रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट आता है उसको कहता हूँ मैं डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री। अब पॉइंट आता है कि ये तो जो हम पढ़ने वाले हैं इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो इसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया कि जर्मनी में एक डॉक्टर थे, वो प्रिस्क्राइब करते थे मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन में एक ड्रग थी जिसको कहते थे थैलिडोमाइड एस्टर। उसका जो आर आइसोमर था वो तो यूज़फुल था, वो ट्रीट करने के काम आता था मॉर्निंग सिकनेस को इन प्रेग्नेंट वुमेन। पर जो उसका एस आइसोमर था उसके जो इफ़ेक्ट थे वो हार्मफुल थे। उसके टेराटोजेनिक इफेक्ट हुआ करते थे बॉडी पे, मतलब वो सीरियस जेनेटिक डैमेज देगा कोई भी अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ पे एंड डेवलपमेंट पे। तो उसकी वजह से हम आर आइसोमर को तो इंजेस्ट कर सकते थे, एस आइसोमर को इंजेस्ट नहीं कर सकते थे। बट हमें बाद में पता चला कि जो आर आइसोमर है या एस आइसोमर अगर कोई भी हमारी बॉडी में पड़ा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एस आइसोमर में, या एस वाला आर में, आर वाला एस में। इसको कहते हैं रेसमाइजेशन की वजह से हो रहा है ये। तो इस वजह से भी हमारे को स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या उसकी यूजेज हैं, वो पता करने के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आर आइसोमर जो था वो सेफ था, एस आइसोमर पर अनसेफ था। बट अगर हम कोई सा भी आइसोमर लो, इवन मैं आर आइसोमर भी लूँ बॉडी में, तो वो रेजमाइजेशन के थ्रू क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा एस आइसोमर में। और जो इसके इफेक्ट क्या हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट हैं। तो इसलिए हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ इंजेस्ट करने वाले हैं या किस चीज़ में कहाँ पे उसको यूज़ करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कंपाउंड था आर प्रोपेनोलोल। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, आर आइसोमर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव थी और एस आइसोमर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एंटी हाइपरटेंसिव थी। यानी कि अलग अलग आइसोमर की, कंपाउंड सेम है, एटम टू एटम लिंक के सेम है, पर उसकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है एटम की, उसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जा रही हैं। इस वजह से भी हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, स्टीरियो केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहली आती है क्या? प्लेन पोलराइज लाइट, और उसकी वजह से जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे उनको बताते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक बल्ब है, लाइट बल्ब है, उसकी जो भी रेडिएशन है वो हर डायरेक्शन में जाएगी। तो हर डायरेक्शन में दिखाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ये राइट। इसको अगर मैं निकोल प्रिज्म से पास कराऊँ, निकोल प्रिज्म से पास कराऊँ तो क्या होगा? ये एक डायरेक्शन में, ये जो सारी लाइट्स हैं ये एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? इंक्लाइंड हो जाएंगी। इसी को क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट, यानी एक ही प्लेन में पोलराइज हो गई लाइट। अब मैंने क्या किया? एक पोलैरिमेट्री ट्यूब लिया और उसमें एक कंपाउंड का सोल्यूशन बना के रख लिया, कंपाउंड का सोल्यूशन बना के रख लिया। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैं इस पोलैरीमीटर ट्यूब से पास कराऊं और अगर ये लाइट एज इट इज़ निकल जाए, सेम प्लेन में ही निकल जाए, तो ये जो कंपाउंड इसके अंदर पड़ा होगा इसको कहूँगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहूँगा जी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को, जैसे कि ये क्या कर रहा है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, या तो लेफ्ट रोटेट कर दे चाहे राइट रोटेट कर दे, किसी भी केस में जो भी कंपाउंड इसके अंदर पड़ा होगा उसको मैं कहूँगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर राइट साइड में रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को कहूँगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को कहूँगा लीवो रोटेटरी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड है, सर्टीन कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट when it is passed through their solution। सोल्यूशन किसमें पड़ा है जी? हमारा ये पोलैरिमेट्रिक ट्यूब में पड़ा है। सच कंपाउंड आर कार ऑप्टिकली, इन कंपाउंड को मैं कहूँगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ये रोटेट नहीं करते तो इन कंपाउंड को कहूँगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जिस भी एंगल से ये रोटेट करेंगे, द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर कहूँगा उस इंस्ट्रूमेंट को। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, या फिर उस रोटेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकता हूँ, और डी फॉर्म भी कहूँगा इस कंपाउंड को। और इसको इंडिकेट करूंगा मैं प्लस साइन से बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड। और उस कितना रोटेट कर रहा है उसकी डिग्री ऑफ रोटेशन को भी मैं मेंशन कर सकता हूं। इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, द कंपाउंड इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी और एल फॉर्म। और इसको इंडिकेट करने के लिए मैं माइनस का साइन यूज करूंगा, प्लेस बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस फिनोमेना को मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहूँगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इस कायरल सेंटर। अब हमने इसमें जो कंपाउंड भरा, क्या बार बार हम भर के देखेंगे कि भाई कौन सा कंपाउंड रोटेट करेगा, कौन सा कंपाउंड रोटेट नहीं करेगा? तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, हमने बहुत सारे कंपाउंड की ये चीज़ ट्राई की और हमने क्या देखा कि सिर्फ वही कंपाउंड रोटेट करते हैं जिनमें क्या हो, कायरल सेंटर पड़ा हुआ हो। कायरल सेंटर का मतलब, कायरल सेंटर का कंपाउंड में होने का मतलब है कि उसमें क्या है, जनरली अनसिमेट्री है, यानी सिमेट्रिकल नहीं है वो मॉलिक्यूल। और अगर कोई भी कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। तो कायरल सेंटर समझ लेते हैं क्या है भाई, दो सेंटर विच क्रिएट अनसिमेट्री, यानी कि उस कंपाउंड में सिमेट्री ना रहे जिन सेंटर्स की वजह से, उन सेंटर्स को कायरल सेंटर कहूंगा। इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मस्ट बी sp3, ये sp3 होना चाहिए एंड इसके ऊपर जो भी वैलेंसीज यानी जो भी ग्रुप अटैच हो वो सारे के सारे क्या हो, अलग अलग हो। मस्ट बी sp3 विद 4 डिफरेंट वैलेंसीज। चलिए देखते हैं, आप अगर इस कार्बन को देखेंगे तो इस पर ये ग्रुप और ये ग्रुप 1 2 3 1 2 3 दोनों ही अलग है, क्योंकि इस पे हेक्सागन अटैच्ड है और इस पे पेंटागन। और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी क्या है, अलग है। तो ये चारों ग्रुप अलग होने की वजह से ये जो सेंटर है ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर। और इस कायरल सेंटर के प्रेजेंट होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो जब भी मैं इसको पोलैरिमेट्री ट्यूब में लूंगा और मैं इससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराऊंगा तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को जरूर डिफ्लेक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन को जरूर चेंज करेगा। कर सकता है, हो सकता है क्लॉकवाइज कर दे, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज कर दे, तो पॉसिबिलिटी दोनों है। तो ये कंपाउंड जो होगा हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा जी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा मैं कि कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो सबसे पहले हमने देखा कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, और कायरल सेंटर वो होगा जनरली जिसमें चारों ग्रुप अटैच क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो इस पर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, तो यानी कि चारों ग्रुप अलग नहीं है। तो ये कंपाउंड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक आयरल होना चाहिए। अब आप कहेंगे और भी तो कार्बन पे देखा जा सकता है, देखिए इस पे 3 हाइड्रोजन है मतलब 3 ग्रुप सेम है, इस पे 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 ग्रुप सेम है, इस पे 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 ग्रुप सेम है, इस पे 3 हाइड्रोजन 3 ग्रुप सेम है, इस पे 3 हाइड्रोजन 3 ग्रुप सेम है, इस पे 2 हाइड्रोजन 2 ग्रुप सेम है, इस पे 2 हाइड्रोजन 2 ग्रुप सेम है, इस पे 2 हाइड्रोजन 2 ग्रुप सेम है। इट मीन्स जनरली जितने भी एटम हैं उसमें से एक यही लग रहा था जिसपे ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, पर इस पे भी ये वाला और ये वाला ग्रुप सेम होने की वजह से ये कंपाउंड ही क्या हो गया, एक आयरल हो गया, एक आयरल हो गया। और एक आयरल होने की वजह से क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, डज नॉट रोटेट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये एक कंपाउंड है आपका, इसमें अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये ग्रुप और ये ग्रुप तो अलग अलग है, बट यहाँ से और यहाँ से ये दोनों ही ग्रुप क्या हैं आपके, सेम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कार्बन ये कंपाउंड भी क्या होगा आपका, एक आयरल होगा, एक आयरल, एक आयरल होगा। बहुत बढ़िया। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड, बहुत बढ़िया, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, डज नॉट रोटेट। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, अगर अब मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस पे ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ही अलग हैं, और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब एक कार्बन अटैच्ड हो गया ये वाला, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया, ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल, कंपाउंड कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हो गया। और ये कंपाउंड कैसा हो गया भैया, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कार्बन था आपका कायरल, और ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, ये रोटेट कर देगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा और कौन सा कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। और कायरल सेंटर कैसे हम जज करेंगे कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड है, देखते हैं इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। जनरली हमने इसमें मेंशन ही कर रखा है, जो स्टार है वहाँ पे कायरल सेंटर है, तो पर देख लेते हैं फिर भी। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन यानी ये कायरल नहीं है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों सेम हो जाने की वजह से ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे नहीं चेक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और इस पर एक चौथा कार्बन एटम है, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन, वो भी अलग है। तो यानी कि ये वाला कार्बन आपका कायरल है। ये वाले कार्बन की बात करूँ तो इस पर CH3 है, ये CO वाला ग्रुप है, ये और एक चौथा हाइड्रोजन है। तो चारों ग्रुप अलग होने की वजह से ये सेंटर भी क्या हो गया आपका कायरल। ये sp2 है, ये sp2 है, और इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो यानी कि सिर्फ 2 ही कायरल सेंटर है, इसका नाम है कार्बन। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, जहाँ पे भी आपके 3 ग्रुप अलग जितने हैं, जो चौथा हाइड्रोजन होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, कायरल रहेगा। यानी ये कायरल है आपका, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये नहीं है, यहाँ पे ये वाला कायरल है आपका, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये CH3 अटैच्ड है। यहाँ पे देखो तो ये CH3 अटैच्ड है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और चौथा क्या है आपका हाइड्रोजन। तो यानी कि आपके कितने कायरल सेंटर है इसमें, 3 कायरल सेंटर है। ऐसे ही इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, 1 कायरल सेंटर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर इसी में
दे रखे हैं, जिस पे भी स्टार मार्क्ड है वो आपका क्या सेंटर है, कायरल सेंटर है। जैसे कि अगर इसमें देखेंगे ये वाला कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये CH3 है और ये CH3 है, और ये एक ग्रुप और ये दूसरा हाइड्रोजन, सिर्फ 2 ही ग्रुप अलग है, आपको चारों ग्रुप अलग होने की जरूरत है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स आर कायरल, आइडेंटिफाई द कायरलिटी और कायरल सेंटर इन ईच। आपको कायरल सेंटर के बारे में बताना है, तो आपके पास 1 मिनट है, आप ट्राई करिए और फिर आंसर बताइए। तो आप वीडियो को रोक के भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा। तो अगर मैं पहले कंपाउंड में देखूं, उसमें कायरल सेंटर की बात करूं, तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये हाइड्रोजन है। एक चौथा जो है लोन पेयर है, उसकी वजह से ये कायरल, ये सेंटर क्या हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, इसमें क्या और कोई है क्या, हाँ ये वाला कार्बन जो है वो कायरल है, इसमें एक नाइट्रोजन अटैच है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, और चौथा क्या हाइड्रोजन है। तो इसमें 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड बी पे। कंपाउंड बी पे देखो तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है आपका, कायरल है। कैसे, इस पे 4 ग्रुप अटैच हैं, एक ये और ये 2 एक हाइड्रोजन, एक CH3। इस पे देखो तो एक ये ग्रुप अटैच है, एक इधर वाला और एक हाइड्रोजन अटैच है, वो भी हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पे देखो मैं तो ये OH है, H है, ये और ये ग्रुप अटैच होने की वजह से आपका जो कंपाउंड है ये, इसमें कितने कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सी पे। सी पे देखो तो आपके 4 कायरल सेंटर दिखेंगे। इसमें एक नाइट्रोजन वाला जिसपे लोन पेयर होगा, CH3 है, ये वाला इधर अटैच है और ये वाला, तो चारों ही ग्रुप अलग होगा। ये वाला कायरल सेंटर होगा, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ये ग्रुप अटैच, ये रिंग अटैच है, और एक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस पे ये वाला कार्बन, इस पे देखेंगे तो ये भी कायरल है आपका, ये तीसरा, और ये एक चौथा कायरल सेंटर है। इन चारों पे आपके 4 ग्रुप अलग अलग अटैच है। तो कौन कौन सा होगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। आप इनको घर पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें 4 कायरल सेंटर हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज हमारा स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर भी जनरली सेम ही बात बताना चाह रहा है कि कायरल सेंटर वाली ही, पर ये थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं। दो सेंटर इन अ मॉलिक्यूल विच कैन शो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला है ये उसको भी क्या करेगा, कंसिडर करेगा। यानी कि दो सेंटर इन विच इन अ मॉलिक्यूल, दो सेंटर इन अ मॉलिक्यूल विच कैन शो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। यानी कि ऑप्टिकल भी शो करे और ज्योमेट्रिकल भी शो करे, उसको क्या कहूँगा, स्टीरियो सेंटर। वन कायरल सेंटर showing optical isomerism means one stereo center and one pi bond showing geometrical isomers means two stereo center। अगर पाई बॉन्ड पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है यानी कि वो भी आपका स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर रहा है, पर तो उसको मैं कितने स्टीरियो सेंटर मानूंगा, 2। पर कायरल सेंटर की अगर मैं बात करूं तो कायरल सेंटर को कितने स्टीरियो सेंटर मानूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मानूंगा। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपाउंड के थ्रू इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ ऑल द स्टीरियो सेंटर्स दैट आर प्रेजेंट इन द बिलो कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला CH3H है और ये 2 ग्रुप भी इसके अलग है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे कि बेसिकली सिस ट्रांस जो होता है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। अगले में देखूँ तो यहाँ पे ये वाला जो है इस पे चारों ग्रुप अलग होने की वजह से ये आपका कायरल सेंटर हो जाएगा। ये स्टीरियो सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, स्टीरियो सेंटर 2 हो जाएंगे, कायरल सेंटर 1 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें 3 पोजीशन हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जी हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका शो कर देगा, ये और ये। और नेक्स्ट की बात करें, ये स्टीरियो सेंटर हो गए हमारे, और यहाँ पे कायरल सेंटर कौन से है, ये और ये, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर इस तीसरे कंपाउंड की बात करूँ तो तीसरे कंपाउंड में देखेंगे ये CH3 सिसो ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपके पास यहाँ पे ग्रुप जो है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी A और B, A डज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। और अगर A और B इक्वल है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यानी कि ये जो दोनों कार्बन है ये आपके स्टीरियो सेंटर काउंटर नहीं होंगे। पर यहाँ पे ये वाला जो है इसमें चारों ग्रुप अलग होने की वजह से ये आपका कैसा है, कायरल सेंटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस कंपाउंड में, सेम इसमें भी CH3 अटैच्ड है, A B के बराबर है, तो यानी कि ये वाले दोनों कार्बन कायरल या स्टीरियो सेंटर की तरह नहीं हो जाएंगे। बट अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये कायरल सेंटर है, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, आपके कायरल सेंटर हो जाएंगे। तो कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल कायरल सेंटर कितने होंगे, 10। और सो आपका जो आंसर है वो आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना एंड आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम formula but different structure or the different arrangement of atom in space. If they have different structure, they are called constitutional isomer. It means they have different atom to atom linkage. These are of many types like chain isomerism, position isomerism, metamerism, tautomerism and valence isomerism.
इस यूनिट में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है और स्टीरियो आइसोमर वो आइसोमर्स है जिनका फॉर्मूला सेम है, जिनका एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है, बट एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जो है स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। ये दो तरीके के होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो आते हैं वो सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से आते हैं। जो भी हम रोटेट करेंगे, जितने भी एंगल पे रोटेट करते रहेंगे, हर एंगल पे एक नया कन्फर्मेशन तैयार हो जाएगा। तो ये आते हैं रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड या सीसी बॉन्ड के अराउंड जो भी रोटेशन करते हैं आप। तो इसका एक एग्जांपल है रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग भी क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। नहीं तो मान लो कि हमारे पास क्या है, इथेन है। इथेन में अगर मैं देखूं तो एक साइड CH3 और एक साइड CH3 है। इसको अगर मैं रोटेट करता जाऊंगा तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बन जाएंगे, जिसमें से कुछ की स्टेबिलिटी के बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट इज एक और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है जिसमें अमीन इन्वर्जन, इसको इन्वर्टोमर भी बोलते हैं। होता क्या है, ये लोन पेयर नीचे आएगा और ये तीनों के तीनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसको कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर का क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो सीसी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आएंगे, यानी कि एक साइड से सपोज सी पे आपके 4 ग्रुप अटैच्ड हैं कुछ इस तरीके से, सपोज ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो होगा क्या कि ये बी को मैं ए की पोजीशन पे ले आऊँ और ए को बी की पोजीशन पे, तो होगा क्या कि एक नया आइसोमर बन के आ जाएगा, ए और बी। ये और ये आइसोमर क्या है आपके, ये और ये कंपाउंड जो हैं, इनमें एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है, इनका फॉर्मूला भी सेम है, बट इनमें जो है स्पेस में अरेंजमेंट जो है ये ए और बी की क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमर है। अब स्टीरियो में कौन सा आइसोमर है, स्टीरियो में ये कन्फिगरेशनल आइसोमर है, क्योंकि ये किसी बॉन्ड को सिर्फ रोटेट करने से नहीं आएंगे, हमें मेरे को ये बी को तोड़ के ए की जगह पे ले जाना पड़ेगा और ए को तोड़ के बी की जगह पे ले जाना पड़ेगा, यानी सीसी बॉन्ड को ब्रेक करके ही ये बन पाएंगे। तो कन्फिगरेशनल आइसोमर वो आइसोमर है जो ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड के बाद ही बनेंगे। अब ये दो तरह के होते हैं, कन्फिगरेशनल एनांशियोमर एंड कन्फिगरेशनल डायस्टीरियोमर। कन्फिगरेशनल एनांशियोमर क्या होते हैं आपके, ऐसे आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू देयर मिरर इमेज, यानी कि एक आइसोमर है आपका, उसकी मैं मिरर इमेज लूँ और ये दोनों अगर आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी एक के ऊपर एक रखने पे पूरा का पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके एनांशियोमर। यहाँ पे एक कायरल सेंटर होना ही चाहिए, कम से कम एक कायरल सेंटर हो। तो अगर मैं देखूँ तो ये कार्बन जो है आपका कायरल सेंटर था, यानी ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा और इसकी मिरर इमेज जो है वो इस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये कैसा है, एनांशियोमर। अब डायस्टीरियोमर्स की बात करूँ तो इसको दो तरीके से बताया जा सकता है। एक सिस ट्रांस आपस में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। EZ आपस में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। एज वेल एज आपका जो सिस ट्रांस है, अगर उसमें मैं देखूं तो एक कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है, यानी कि ये इस कार्बन पे देखूं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट यहाँ पे देखोगे आप तो CH3 ऊपर था, यहाँ CH3 नीचे, यानी कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, एक तरीके से चेंज हो गई है। तो अगर एक पे सेम है और दूसरे पे डिफरेंट है, यानी अगर एक R है एक R है, दूसरा आपका कंपाउंड कोई RS बन रहा है, यानी एक पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो ये कहाँ शो हो सकता है, आपका डबल बॉन्ड पे शो हो सकता है, और कहाँ शो हो सकता है भैया, यहाँ पे ये सिस और ट्रांस वाली पोजीशन पे भी शो हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कन्फर्मेशनल आइसोमर भी कन्फर्मेशनल एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर शो कर सकते हैं, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं? बिल्कुल, सीसी बॉन्ड रोटेशन की वजह से भी आपके एनांशियोमर एज वेल एज डायस्टीरियोमर्स बन सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आपका दे रखा है ब्यूटेन दे रखा है जी आपका। ब्यूटेन पे मैंने क्या किया, 120 डिग्री से रोटेट करा दिया। ये सीसी बॉन्ड के अराउंड, इस बॉन्ड के अराउंड मैंने रोटेशन करा दिया, कुछ इस तरीके से दे रखा है। सॉरी ये ब्यूटेन है तो यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 120 डिग्री के अराउंड रोटेट करूँ तो कुछ ऐसी सी कॉन्फर्मेशन बन जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसी भी बन सकती है, इक्लिप्स भी बन सकती थी, ट्रांस भी बन सकती थी, कुछ भी बन सकती थी। सपोज ऐसी सी कॉन्फर्मेशन बन गई जिसको मैंने ए मान लिया। अब ए की मैंने क्या बना ली, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होगा, CH3 इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, ये H ये इधर आ गए, राइट। तो ये ए और आपस में ए और एस जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होने की वजह से ए और एस आपस में क्या है, कन्फर्मेशनल एनांशियोमर्स। क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो बना था आपका किसकी वजह से बना था, सीसी बॉन्ड रोटेशन की वजह से बना था। तो ये आपस में क्या है भाई, आपके कन्फर्मेशनल एनांशियोमर है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई आपके दूसरे पे देख लेते हैं कि मान लो आपकी पोजीशन ये है, मान लो आपका क्या है, ये फर्स्ट कंपाउंड है। ये कैसा है आपका, अगर देखोगे तो ये है आपका स्टैगर्ड पोजीशन में है, या फिर कहूँ एंटी भी कह सकता हूँ इसको, ये एंटी पोजीशन में है।
अगर मैं इस कार्बन कार्बन पे, जैसे कि यहाँ पे है, यहीं पे मैं अगर कार्बन कार्बन के अराउंड रोटेशन कराऊँ तो ये CH3 जो है पीछे वाला थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री के रोटेशन की वजह से, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये आगे वाला कार्बन तो मैंने हिलाया ही नहीं, बट पीछे वाला कार्बन मैंने हिला दिया। तो एक कार्बन पे कन्फिग्रेशन मैंने सेम रखी, दूसरे कार्बन की चेंज कर दी, तो ये कैसा सा बिहेवियर शो करेंगे, कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर। तो यानी कि 1 और 2 आर नॉट मिरर इमेज, ये दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज ना होने की वजह से दीज 2 आर कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, ये दोनों क्या है, कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और कहीं पे शो हो सकता है कि कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, बिल्कुल जी। आपके पास क्या है, ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन आपके दोनों डबल बॉन्ड सिस भी हो सकते हैं और दोनों डबल बॉन्ड ट्रांस भी हो सकते हैं। पर ये पॉसिबल कैसे, ये जो बीच का सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, और इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल होने की वजह से ये सिस और ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, सिसोइड, और इसको सिसोइड और ट्रांसोइड भी फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी अ कायरल। तो जनरली कुछ लोग कहते हैं कि जो एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए कि एक कायरल सेंटर होना चाहिए, पर ये एसेंशियल कंडीशन आपकी नहीं है, एसेंशियल और सफिशिएंट कंडीशन आपकी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, हमारे पास एक कंपाउंड है OH OH COOH, इसमें आपके पास 2 कायरल सेंटर हैं, बट ये आपका कंपाउंड ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यानी कि कायरल सेंटर होना आपकी एसेंशियल कंडीशन नहीं है। इसके अलावा कोई एग्जांपल है क्या? जी हाँ, हमारे पास अगर एलीन की बात करूं तो एलीन में अगर मैं देखूं, आपका ये एक एलीन है, ये आपका कायरल सेंटर कंटेन नहीं करता, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। देखा जाए तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये sp है और ये sp2 है। तो अगर इसमें मैं देखूँ, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, बट ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एलीन है, यानी कि आपका कायरल सेंटर होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है किसी भी कंपाउंड को कायरल होने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या आती है? कुछ लोग कहते हैं देयर मस्ट बी लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देयर मस्ट बी लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। आपके पास काफ़ी तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। अगर मोटा मोटा बात करूँ तो 5 तरह के होंगे, एक आइडेंटिटी, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूँ, ये कंपाउंड में हो या ना हो, तो भी कंपाउंड कायरल और ए कायरल हो सकता है। सपोज कि ये कंपाउंड में पड़ा हुआ है, तो भी कंपाउंड आपका क्या हो सकता है, ए कायरल हो सकता है। तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो देयर मस्ट बी लैक ऑफ सिमेट्री इज नॉट द एसेंशियल क्राइटेरिया। नेक्स्ट आते हैं कि और क्या, तो किस क्राइटेरिया को मैं मानूं। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो तीसरी कंडीशन कही जाती है देयर शुड बी एन एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है उसको सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपकी एब्सेंट होती है तो जनरली देखा जाए तो आपका कंपाउंड जो होता है वो कायरल होता है। बट कुछ और भी हैं, जैसे कंडीशन आपकी, अगर आपका आई भी एब्सेंट होगा तो भी आपका कंपाउंड कायरल होगा। अगर आई प्रेजेंट है तो कंपाउंड ए कायरल हो जाएगा। अगर इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री इनटू सिग्मा, अगर आपका ये भी प्रेजेंट है तो भी आपका कंपाउंड ए कायरल हो जाएगा। अगर ये तीनों ही एब्सेंट हैं तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल। अगर ये तीनों ही एब्सेंट हैं तो कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। अगर तीनों में से एक भी प्रेजेंट है, इवन वन भी प्रेजेंट है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, ए कायरल हो जाएगा, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट आपके होते क्या हैं और ये आपको कैसे बताते हैं कि जो आपका कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है।